कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे इवान से होती है, जो रूस के ठंडे इलाके में अपने दादाजी के साथ शिकार पर गया था। इवान के दादाजी ने एक घोड़े को चारा बनाकर बांध दिया था, ताकि अगर कोई जानवर उसका शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उसे मार सके। जब एक भेड़िया उनके सामने आया तो इवान घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जब इवान रूसी सेना का एक सैनिक बन चुका है। यह 1942 का साल था, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और हिटलर ने आधे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। हिटलर का अगला लक्ष्य रूस पर कब्जा करना था, जिसके लिए उसे स्टेलिनग्राद शहर से गुजरना था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि स्टेलिनग्राद में रूसी रेड आर्मी पहले से ही तैनात थी। रेड आर्मी में सैनिकों की संख्या कम थी, इसलिए कई सैनिकों को ट्रेन से स्टेलिनग्राद भेजा गया। इवान भी उनमें से एक था। स्टेलिनग्राद पहुंचने पर सैनिकों को नावों में बैठाकर नदी पार करनी थी, लेकिन जर्मन विमानों ने हमला कर दिया, जिससे कई नावें डूब गईं और सैनिक मारे गए। इवान बच गया और किनारे तक पहुंच गया। हमले के बाद रूसी सेना के कई हथियार खो गए, इसलिए अधिकारियों ने सैनिकों को दो दो के समूहों में बांट दिया। एक सैनिक को राइफल और दूसरे को गोलियां दी गई। इवान को कुछ गोलियां मिली, जबकि उसके साथी को राइफल मिली। इवान को बंदूक पाने के लिए एक जर्मन सैनिक को मारना था। आदेश मिलते ही रूसी सेना ने हमला कर दिया। जर्मन सैनिकों ने भी जवाब दिया और बमबारी की, जिससे कई रूसी सैनिक मारे गए, जिनमें इवान का साथी भी शामिल था। इवान ने राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य सैनिक ने उसे धक्का दे दिया और राइफल ले ली। जर्मन सैनिक भारी पड़ने लगे, जिससे कई रूसी सैनिक भागने लगे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें मार डाला। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राद पर कब्जा कर लिया। शहर रूसी सैनिकों की लाशों से भर गया। एक रूसी गाड़ी के स्टेलिनग्राद से गुजरने पर जर्मन सैनिकों ने टैंक से हमला किया, लेकिन गाड़ी के विस्फोट से पहले डैनिलॉफ नामक एक रूसी अधिकारी बाहर निकला, जो रूसी सेना के लिए अखबार छापता था। जर्मन सैनिकों के पकड़ने से पहले डैनिलॉफ लाशों के बीच छिप गया। जब सैनिक उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने सभी लाशों पर गोलियां चलाईं। डैनिलॉफ बच गया, लेकिन लाशों के कारण उसे उल्टी आ गई। जर्मन सैनिकों के जाने के बाद डैनिलॉफ रेंगते हुए आगे बढ़ा और एक जर्मन अधिकारी को देखा, जो नहाने जा रहा था। उसने बंदूक उठाई, लेकिन लाशों के बीच से इवान निकला और उसे गोली चलाने से मना किया। इवान ने डैनिलॉफ से मिसाइल गिरने का इंतजार करने को कहा, ताकि गोली की आवाज किसी को सुनाई न दे। डैनिलॉफ ने राइफल इवान को दे दी। जैसे ही मिसाइल का धमाका हुआ, इवान ने जर्मन अधिकारी को मार दिया। फिर एक और धमाके के बाद उसने एक और सैनिक को मार डाला। एक अन्य जर्मन सैनिक ने उसे देख लिया और बम फेंकने लगा, लेकिन इवान ने उसे भी मार डाला। अंतिम सैनिक भागने लगा, लेकिन इवान ने उसे भी मार दिया। दोनों रूसी सेना के मुख्यालय पहुंचे, जहां डैनिलॉफ ने अखबार में एक लेख छापा, जिसमें बताया गया कि इवान ने 4 जर्मन सैनिकों और एक जर्मन कमांडर को मार डाला। रूसी सेना के कमांडर चिंतित थे, क्योंकि रूसी सेना का बचाव कमजोर हो रहा था। कमांडर ने एक बैठक बुलाई और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का तरीका पूछा, ताकि उनके सैनिक जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सकें और स्टेलिनग्राद को जर्मन के हाथों से छुड़ा सकें। डैनिलॉफ ने कमांडर से कहा कि अगर वे युद्ध जीतना चाहते हैं, तो उन्हें अपने सैनिकों के दिलों में आशा की उम्मीद जगानी होगी, और इसके लिए उन्हें एक नायक की जरूरत है। डैनिलॉफ ने कमांडर को इवान के बारे में बताया और उसकी कहानी को अखबार में छापने का प्रस्ताव रखा, ताकि रूसी सेना के दिलों में आशा की उम्मीद जागे और देश के युवाओं को इवान जैसा बनने की प्रेरणा मिले। कमांडर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इस पर अमल करने का फैसला किया। डैनिलॉफ ने इवान की कहानी को अखबार में छापा और देखते ही देखते इवान पूरे देश का नायक बन गया। उसका स्थानांतरण स्नाइपर टीम में कर दिया गया। स्नाइपर टीम में आने के बाद इवान ने 33 जर्मन सैनिकों को मार डाला और 13 जर्मन कमांडरों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह दिन बीतते गए और इवान एक एक करके जर्मन अधिकारियों को मारता गया। एक दिन जब इवान एक मिशन पर था, तो उसकी मुलाकात शाशा नामक एक छोटे बच्चे से हुई। शाशा इवान को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। इवान को देखकर शाशा की माँ भी बहुत खुश हुई और उन्होंने इवान की खूब खातिरदारी की। थोड़ी देर बाद डैनिलॉफ भी शाशा के घर आ गया और उसने इवान को उसके प्रशंसकों द्वारा भेजे गए पत्र दिखाए। तभी शाशा के घर में तान्या नामक एक लड़की आई। तान्या भी एक रूसी सैनिक थी और रूसी लोगों को जर्मन सैनिकों से बचाने का काम करती थी। डैनिलॉफ को तान्या पसंद आ गई, लेकिन तान्या को इवान पसंद था और वह इवान की बहादुरी की कहानियां सुनती रहती थी।
जर्मन सेना के नए कमांडर ने दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर कोनिक को इवान को मारने का अनुबंध दिया। कोनिक ने 100 से ज्यादा लक्ष्यों को मार गिराया था। कोनिक ने अपना काम शुरू किया और दिन के अंत तक 5 रूसी सैनिकों को मार डाला। अगले दिन इवान के साथियों ने उसे बताया कि उन्होंने शहर की एक इमारत में एक जर्मन स्नाइपर को देखा है। इवान अपने एक साथी के साथ उस जगह पर गया और जर्मन स्नाइपर को ढूंढने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद इवान ने जर्मन स्नाइपर को देखा और एक हेडशॉट से उसे मार डाला। फिर वह अपने साथी के साथ इमारत के अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई स्नाइपर नहीं था, बल्कि एक डमी थी। तभी जर्मन विमानों ने इमारत पर हमला कर दिया। इवान का साथी डर गया और इधर उधर भागने लगा। इवान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इमारत से भागने की कोशिश की तो कोनिक ने उसे मार डाला। हमले के बाद इवान अपने मुख्यालय पहुंचा और डैनिलोफ को पूरी बात बताई। डैनिलोफ ने उसे बताया कि स्नाइपर का नाम कोनिक है और जर्मन कमांडर ने उसे इवान को मारने का अनुबंध दिया है। अगले दिन इवान और उसके साथियों को खबर मिली कि शहर की एक परित्यक्त इमारत में जर्मन सेना घात लगाकर बैठी है। इवान अपने 2 साथियों के साथ जर्मन सैनिकों को मारने निकला। इमारत के पास पहुंचते ही जर्मन सैनिकों ने मशीन गनों से हमला कर दिया। इवान और उसके साथी इमारत के अंदर भाग गए और बच गए। इवान इमारत की पहली मंजिल पर गया और जर्मन सैनिकों पर निशाना लगाने लगा। उसने टेलीफोन लाइनें भी काट दी ताकि जर्मन सैनिक अपने मुख्यालय से मदद न बुला सकें। इवान जानता था कि दिन के उजाले में बाहर निकलने पर जर्मन सैनिक उन्हें मार देंगे, इसलिए उन्होंने शाम तक इमारत में छिपे रहने का फैसला किया। वे भूखे थे, लेकिन उन्होंने अपना सूप भूतल पर छोड़ दिया था। इवान का एक साथी बिना बताए सूप लाने चला गया। जैसे ही वह इमारत से बाहर निकला, जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कोनिक ने उससे इवान के बारे में पूछा, लेकिन जब उसने कुछ नहीं बताया तो कोनिक ने उसे जर्मन सेना की वर्दी पहनाकर टेलीफोन लाइन ठीक करने के लिए भेजा। तभी इवान के साथी लिकोफ ने एक जर्मन सैनिक को टूटे हुए तार को ठीक करते हुए देखा। दरअसल वह कोई जर्मन सैनिक नहीं था, बल्कि उनका साथी था जो सूप लाने के लिए इमारत से बाहर गया था। अब उन्हें कालिकोव का ठिकाना पता चल गया। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद इवान और कालिकोव ने एक हेलमेट को खिड़की से बाहर निकाला ताकि अगर कोनिक आसपास हो तो वह हेलमेट पर गोली चला दे और उन्हें उसकी जगह का पता चल जाए। हालांकि कोनिक इन चालों से वाकिफ था, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, जिससे इवान और कालिकोव को लगा कि शायद कोनिक आसपास नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इमारत के दूसरे हिस्से में छलांग लगाई, कोनिक ने कालिकोव को गोली मारकर मार डाला। यह देखकर इवान को बहुत दुख हुआ और वह उदास मन से अपने बेस पर वापस लौट गया। निराश होकर इवान ने डैनिलोफ से कहा कि वह जर्मन स्नाइपर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा तेज और चालाक है। डैनिलोफ ने इवान का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उससे कहा कि वे जल्द ही कोनिक के ठिकाने का पता लगा लेंगे और फिर उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम कोनिक को देखते हैं, जो एक रूसी अखबार में इवान की खबरें पढ़ रहा था और शाशा उसके जूते पॉलिश कर रहा था। दरअसल शाशा एक दोहरा एजेंट है जो एक जर्मन जासूस होने का नाटक करता है और जर्मन सैनिकों की सारी खबरें रूसी सेना तक पहुंचाता है। कोनिक ने शाशा को अखबार दिया और उसे जर्मन भाषा में अनुवाद करने को कहा। शाशा ने अखबार का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिसमें इवान की बहादुरी और उसके स्नाइपर कौशल की तारीफ की गई थी। बातों बातों में शाशा ने कोनिक को बताया कि वह इवान से मिल चुका है और इवान अक्सर उसके घर आता है। यह सुनकर कोनिक ने बच्चे को खाने पीने का लालच दिया और उससे उस ठिकाने के बारे में पूछा जहां से इवान अपने मिशन को अंजाम देता है। कोनिक का भरोसा बनाए रखने के लिए शाशा ने उसे इवान का ठिकाना बता दिया, जहां से छिपकर इवान जर्मन सैनिकों का शिकार करता है। यह जानकारी मिलते ही कोनिक भी उस ठिकाने पर चला गया और घात लगाकर इवान का इंतजार करने लगा। इधर शाशा इवान के पास पहुंचा और उसे कोनिक की योजना के बारे में सारी जानकारी दे दी। पूरी बात जानने के बाद इवान भी उस ठिकाने की ओर निकल पड़ा और कोनिक को चकमा देने के लिए वह एक पाइपलाइन के जरिए आगे बढ़ने लगा। कोनिक मुख्य द्वार पर निशाना लगाकर बैठा था, तभी उसे पाइपलाइन से कुछ आवाजें सुनाई दी। यह सुनकर उसने तुरंत अपनी स्थिति बदली और पाइपलाइन में जो भी था उसके बाहर निकलने का इंतजार किया। जैसे ही इवान और उसका साथी बाहर निकले, कोनिक ने उन पर गोली चला दी। हमले में इवान का साथी घायल हो गया और इवान के हाथ से उसकी राइफल छूट गई। हालांकि इवान समय रहते कवर में आ गया और अपने साथी को मुख्यालय वापस लौटने को कहा। फिर उसने अपने चाकू को एक रस्सी से बांध दिया और अपनी राइफल को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन कोनिक ने गोली चला दी और इवान की रस्सी के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी समय
जर्मन विमानों ने आसपास बमबारी कर दी, जिससे इमारत में लगे कांच के टुकड़े इवान के आसपास गिरने लगे। कोनिक ने कांच के टुकड़े में इवान की परछाई देखी और उस पर घात लगाकर बैठ गया, ताकि अगर वह जरा सी भी हरकत करे तो वह उसे गोली मार दे। इवान का घायल साथी मुख्यालय पहुंचा और डैनिलोव और तान्या को पूरी बात बताई। यह सुनकर तान्या ने बंदूक उठाई और तुरंत इवान की मदद के लिए भागी। पाइपलाइन से होते हुए वह इवान के पास पहुंची। जैसे ही वह पाइपलाइन से बाहर निकली, इवान ने चिल्लाकर उसे कोनिक की जगह बताई और उसे पाइपों के पीछे छिपने को कहा। इवान ने अपना दिमाग लगाया और तान्या को कोनिक की जगह बताकर उसकी तरफ एक शीशा मोड़ने को कहा। तान्या ने भी ठीक वैसा ही किया और कांच के टुकड़े को कोनिक की आंखों पर चमकाया। ऐसा करने से कोनिक कुछ सेकंड के लिए अंधा हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर इवान ने अपनी बंदूक उठाई और कोनिक के हाथ पर गोली चला दी। गोली लगते ही कोनिक वहां से भाग गया और इवान और तान्या अपने मुख्यालय वापस लौट गए। उस शाम उन्होंने अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मनाया और बाकी रूसी सैनिकों ने इवान की खूब तारीफ की, क्योंकि उसने कुछ सेकंड में ही कोनिक पर सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद इवान डैनिलोव के पास पहुंचा और उसे अखबार में अपने बारे में छापने से मना कर दिया। इवान ने कहा कि वह कोई युद्ध नायक नहीं बनना चाहता और वह सिर्फ एक आम स्नाइपर बनकर यह लड़ाई लड़ना चाहता है। डैनिलोव ने उससे कहा कि उसे युद्ध नायक बनना ही होगा, क्योंकि उसकी कहानियां सुनकर रूसी सेना के सभी सैनिकों को प्रेरणा मिलती है। इसके बाद डैनिलोव ने साशा को बुलाया और साशा ने इवान को बताया कि जब वह कोनिक के जूते साफ करता है तो उसे उन जूतों पर पीले रंग की मिट्टी दिखाई देती है और आमतौर पर इस तरह की मिट्टी रासायनिक कारखानों के आसपास होती है। इसके बाद साशा उसे उस रासायनिक कारखाने तक ले गया और इवान रूसी सैनिकों की लाशों के बीच छिपकर कोनिक का इंतजार करने लगा। इसी बीच इवान को नींद आ गई और जब वह गहरी नींद में था तो कोनिक ठीक उसके सामने से निकल गया। तभी हम एक जर्मन सैनिक को देखते हैं जो मरे हुए रूसी सैनिकों के पर्स चुरा रहा था। तभी उसका हाथ इवान पर पड़ा और सैनिक ने इवान को मरा हुआ मानकर उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया। इवान ने भी मरने का नाटक किया, क्योंकि अगर वह जरा सी भी हरकत करता तो जर्मन सैनिक उसे मार डालता। जर्मन सैनिक अपने कमांडर के पास गया और उसे इवान का पहचान पत्र दिखाया। पहचान पत्र देखकर कमांडर को यकीन हो गया कि इवान मर चुका है, इसलिए उसने कोनिक को अपना सामान पैक करने को कहा। दूसरी ओर जब रूसी कमांडर को इवान की मौत की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत डैनिलोव को बुलाया और खबर दबाने को कहा, क्योंकि अगर रूसी सेना को पता चलता कि उनके नायक को जर्मनों ने मार दिया है तो वे सभी अंदर से टूट जाएंगे। डैनिलोव तान्या के पास गया और उसे इवान की मौत की खबर दी। पहले तो तान्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने जर्मन रेडियो पर इवान की मौत की खबर सुनी तो उसका दिल बैठ गया। दूसरी ओर हम कोनिक को देखते हैं जो साशा से अपने जूते साफ करवा रहा था। साशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह इवान की मौत से बहुत दुखी था। यह देखकर कोनिक को शक हुआ कि एक जर्मन जासूस होने के बावजूद साशा एक रूसी सैनिक की मौत से इतना दुखी क्यों है। कोनिक ने उसे चुप कराते हुए कहा कि इवान अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा है। साशा की वफादारी परखने के लिए कोनिक उसे बताता है कि उसे रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत अच्छी जगह मिली है जहां से वह पूरे स्टेलिनग्राद को देख सकता है और कल सुबह वह उस जगह पर जाएगा और इवान को ढूंढने की कोशिश करेगा। साशा तुरंत डैनिलोव के पास गया और उसे कोनिक के नए ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दिया। खबर मिलते ही तान्या तुरंत स्टेशन की ओर निकल गई, क्योंकि वह कोनिक को मारकर इवान की मौत का बदला लेना चाहती थी। थोड़ी देर बाद इवान अपने मुख्यालय पहुंचा और यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब इवान को पता चला कि तान्या कोनिक को मारने के लिए स्टेशन गई है तो इवान उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागा। दूसरी ओर हम कोनिक को देखते हैं जो छिपकर इवान का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसकी पीठ पर एक स्नाइपर राइफल थी और वह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। कोनिक ने इस आदमी को इवान समझा और उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन असल में यह आदमी इवान नहीं बल्कि तान्या थी। इससे पहले कि तान्या बाहर निकलती, इवान ने आखिरी समय पर आकर उसे रोक लिया और इवान को जिंदा देखकर तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बातों बातों में तान्या ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। अगली सुबह साशा इवान से मिलने के लिए स्टेशन पहुंचा, जहां कोनिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तक कोनिक समझ चुका था कि साशा एक दोहरा एजेंट है और उसने जर्मनों को धोखा दिया है। कोनिक ने साशा को मार डाला और उसकी लाश को शहर के बीचों बीच लटका दिया। जब तान्या ने साशा की लाश देखी
तो वह गुस्से से पागल हो उठी और अपनी बंदूक उठाकर कोनिक को मारने निकल पड़ी। इवान ने उसे रोका और उससे वादा किया कि वह कोनिक को मारकर साशा का बदला जरूर लेगा। फिर जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राद के लोगों पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरातफरी मच गई। यह देखकर तान्या साशा की मां के पास गई ताकि वह उन्हें नाव में बैठाकर शहर से बाहर निकाल सके। तान्या ने साशा की मां से झूठ कहा कि साशा ने रूस को धोखा देकर जर्मन सैनिकों से हाथ मिला लिया है। फिर वे सभी नाव की ओर भागे, लेकिन रास्ते में एक जर्मन मिसाइल सीधे तान्या के पास गिरी और वह बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टर ने बताया कि अब उसका बचना असंभव है। यह सुनकर डैनिलोव का दिल टूट गया, क्योंकि वह तान्या से बहुत प्यार करता था और वह खुद को तान्या की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। डैनिलोव इवान के पास गया और उसे तान्या की मौत की खबर दी। यह सुनकर इवान को भी बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कोनिक का ठिकाना पता लगाने के लिए डैनिलोव ने खुद को जाहिर किया और कोनिक ने उसे गोली मार दी। कोनिक को लगा कि उसने इवान को मार दिया है, लेकिन फिर भी वह कई घंटों तक वहीं छुपा रहा। जब घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई हलचल नहीं दिखाई दी, तो वह अपनी हत्या की पुष्टि करने के लिए उस जगह पर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रेलवे लाइन पार की, उसकी नजर इवान पर पड़ी जो बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। कोनिक ने अपनी हार मान ली और अपनी टोपी उतारकर इवान को सम्मान दिखाया। इवान ने तुरंत कोनिक को एक हेडशॉट मारा और उसकी बंदूक को सम्मान के तौर पर डैनिलोव की लाश के पास रख दिया। घटना के 2 महीने बाद रूसी सेना ने जर्मनों को खदेड़ दिया और स्टेलिनग्राद पर दोबारा कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद इवान को तान्या का एक पत्र मिला जिसमें तान्या ने बताया कि वह एक अस्पताल में भर्ती है और पहले से बेहतर है। इवान तान्या से मिलने पहुंचा और उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा संदेश छोड़ें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और आनंद लेते रहें।